नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YD क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को हम पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पहले पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो हमारा अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार हम आज पढ़ने वाले हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि विस्थापन मतलब एक तत्व का दूसरे तत्व को हटाना या उसकी जगह ले लेना विस्थापन होगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में कहते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व या धातु किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व या धातु को अपनी उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं, उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी देख लेते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तथा नए बंधों का निर्माण करता है, विस्थापन ऐसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा? अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करेगा। अब बात करते हैं कि तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में हमें पता कैसे चलेगा। तो कुछ एक धातुएं हैं जिनकी रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ी जाती है, उनकी क्रियाशीलता के बारे में हमें सक्रियता श्रेणी से पता चलता है। सक्रियता श्रेणी से आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक उदाहरण मैं लेता हूं इसके अंदर, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और इससे बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए यहां क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक धातु को डाला जाता है तो जिंक धातु जो है वो कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील होती है। अब अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक धातु कॉपर धातु को उसके यौगिक में से क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। और विस्थापित करने से नए यौगिक का निर्माण होता है। जिंक सल्फेट तथा कॉपर धातु क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो यह किसका उदाहरण है? यह विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के और क्या उदाहरण है। तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो Fe प्लस CuSO4। इससे क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। ये भी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अब देखिए यहां Fe प्लस HCl। अब देखिए इससे क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2। ये भी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो आयरन की तुलना में कम क्रियाशील है, जबकि आयरन हाइड्रोजन की तुलना में
अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन जो है वो हाइड्रोजन को उसके यौगिक में से विस्थापित करता है और इन नए उत्पादों का निर्माण, नए बंधों के निर्माण के द्वारा करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये पढ़ते हैं कि कौन सी धातु या कौन सा तत्व किस दूसरे तत्व को विस्थापित कर सकता है, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसका पता करने के लिए हमारे पास सक्रियता श्रेणी होती है जिसे हमें याद रखना पड़ता है। उसको याद रखने का तरीका क्या है और कैसे, कौन सी होती है सक्रियता श्रेणी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझने के लिए या अच्छे से हल करने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना आवश्यक है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी, इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज धातुओं का एक विशेष क्रम होता है जो हमें, तत्वों का एक विशेष क्रम होता है जो हमें उनकी क्रियाशीलता के बारे में बताता है। जैसे कि बात करें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, Cu, Hg और Ag, Au, ये मैंने इधर लिख दिए हैं, आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे पूरे। हाँ जी, Cu, तो ये Hg भी मैं यहां लिख देता हूं, Hg, ठीक है। तो देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, ये क्रियाशीलता का क्रम है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता में कमी आती है। क्या आती है? क्रियाशीलता में कमी आती है, कमी आती है। इसका मतलब सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कौन हो गया? सर्वाधिक क्रियाशील पोटेशियम हो गया। सर्वाधिक क्रियाशील पोटेशियम है। उसके बाद जो इसकी बाउंड्री जो है, इसकी सीमा का जो निर्धारण करता है वो हाइड्रोजन तत्व करता है, सीमा निर्धारण। किसको? क्योंकि हाइड्रोजन तत्व से ऊपर जितने भी तत्व है वो सभी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। अब जितना आप ऊपर से नीचे आओगे, यानी पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील, उसके बाद सोडियम उससे कम क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद ये मरकरी, उसके बाद चांदी और उसके बाद सोना। तो ये इनके नाम भी मैं लिख देता हूं साथ साथ में, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, उसके बाद लेड, फिर है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और अंत में सोना। ठीक है, तो ये हमारा क्रियाशीलता का क्रम रहता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने के लिए एक ट्रिक होती है इसमें कि के को आप इस ऐसे याद रखिए। के जो है एक सिंपल सी ट्रिक है, केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। तो ये आप सिंपल सी ट्रिक है कि केदार से के आ जाएगा, नाथ से एन आ जाएगा, सी से का आ जाएगा, का से सी आ जाएगा, सॉरी, माली से एमजी आ जाएगा, आलू से आपको एल यानी एल्यूमिनियम याद आ जाएगा, जरा से जिंक, फीके से एफई और पकाता से पीबी है एच। उसके बाद जो है ये कॉपर, एचजी, एजी, एयू, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो ये सबसे लास्ट में आती है। निष्क्रिय धातुएं हैं, इसीलिए इनका उपयोग जो है वो सोने चांदी के गहने वगैरह बनाने में भी करते हैं ताकि ये जल्दी से क्रिया ना करे। बाकी जो है ये क्रियाशील धातुएं हैं, हमें इनका सीरीज याद रखना होता है ताकि हम विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझ पाए। तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको सक्रियता श्रेणी को याद रखना है और विस्थापन अभिक्रिया की पहचान करनी है। अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया का ही एक
आप बोल सकते हो कि सह प्रकार या छोटा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का ये एक रूप है। चलिए बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया के अगले प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। अगर यौगिक जो है अभिकारक के रूप में हो और यौगिकों में जो उपस्थित आयन है वो आपस में जो एक्सचेंज किए जाते हैं, यानी एक दूसरे से अदला बदली की जाती है, आदान प्रदान किया जाता है, तो क्या होता है, अभिकारकों के मध्य यदि आयनों का आदान प्रदान होता हो, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता हो, या अभिकारकों में उपस्थित जो समूह है वो आपस में विस्थापित होते हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों में उपस्थित समूह है आपस में विस्थापित होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए क्या होगा, अभिकारकों के कुछ समूह आपस में विस्थापित होंगे और वो नए बंधों का निर्माण करेंगे, उससे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। अगर इसकी एक और परिभाषा अगर हम अथवा में लिखें तो अथवा में आप ये भी लिख सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तथा नए रासायनिक बंध बनते हैं, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, नए रासायनिक बंध बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगर उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण क्या होंगे, देखिए इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो AgNO3 प्लस KCl, इससे क्या बनेगा, AgCl प्लस KNO3। तो इसमें देखो क्या हुआ, Ag प्लस NO3 माइनस 1, यहाँ K प्लस Cl माइनस 1। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों ने आयनों का आदान प्रदान किया और AgCl और KNO3 का निर्माण हुआ। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था। कैसी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था। फिर और बात करें तो CuSO4 प्लस 2NaOH, इससे बनेगा CuOH की होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। इसमें भी क्या हुआ, देखिए अभिकारक जो होते हैं उनमें से जो समूह है, आयनों के समूह विस्थापित हुए, उपस्थित समूह आपस में विस्थापित होते हैं, या फिर आयनों का आदान प्रदान, आप दोनों में से कुछ भी समझिए, यही इन अभिक्रिया में हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। कैसे हो रहा है, देखिए Cu क्या था, Cu को अगर अलग करेंगे तो Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2, अगर यहां बात करें तो 2 Na प्लस OH माइनस। अब देखिए ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये तो चले गए कॉपर के पास, और जो सल्फेट आयन है वो आ गए सोडियम के पास, और इनसे ये नए यौगिक कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण हुआ है। यानी यहाँ पे आयनों का आपस में आदान प्रदान हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि अभिकारक में उपस्थित जो समूह थे, जैसे यहाँ हाइड्रोक्साइड समूह था,
वो तो चला गया कॉपर के पास, यानी विस्थापित हो गया, और सल्फेट समूह आ गया सोडियम के पास, या विस्थापित हो गया। तो ये क्या हुआ है, अभिकारकों के मध्य जो समूह हैं, आयनों के जो समूह हैं वो विस्थापित होते हैं, या परमाणुओं के जो समूह है, सॉरी परमाणुओं के समूह विस्थापित होते हैं, या आप बोल सकते हो कि आयन जो होते हैं वो विस्थापित होते हैं। आयनों का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है, या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये हमने द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आगे बात करते हैं इससे अभिक्रियाओं का अगला प्रकार। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकार के बारे में। जो अगला प्रकार है वो होगा अपघटनीय अभिक्रियाएं। नंबर 4 जो होगा वो होगा अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाएं जिन्हें हम बोलते हैं डिसोसिएशन, डिस या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अपघटनीय अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन ये भी बोलते हैं। तो अपघटनीय अभिक्रियाएं या डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, यानी एकल अभिकारक एक होगा बड़ा, उसको जब ताप, प्रकाश या विद्युत के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रियाएं या डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एक अभिकारक जब टूटकर छोटे छोटे अणुओं में उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, परिभाषा क्या होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक यानी एकल अभिकारक बोल सकते हो आप, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उत्पादों का निर्माण करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखिए अपघटनीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिकारक होता है, अभिकारक के बीच में बने हुए जो बंध है वो टूटते हैं, उससे नए उत्पादों का निर्माण होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक के मध्य बने बंध, अभिकारक के मध्य बने बंध टूटते हैं तथा नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। नए उत्पादों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए अभिकारक टूटेगा कब, जब अभिकारक को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। अभिकारक है या कोई अणु है वो टूट रहा है तो वो ऊर्जा पाकर ही उसके जो अणु है या उसके बंध है वो टूटेंगे। तो इसमें अभिकारक के वियोजन या टूटने के लिए, वियोजन या आप लिख सकते हो टूटने के लिए उत्तरदायी कारक ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश ऊर्जा हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश ऊर्जा हो सकते हैं। इस आधार पर अपघटनीय अभिक्रियाएं
3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यानी अब देखिए, जब ऊष्मा के आधार पर वियोजन होगा या टूटेगी, कोई भी विकारक टूटेगा, तो उस आधार पर, विद्युत के आधार पर और प्रकाश ऊर्जा के आधार पर, तो अपघटनीय अभिक्रिया में कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। वो कौन से 3 प्रकार होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमने अपघटनीय अभिक्रिया जो होती है, अपघटनीय रासायनिक अभिक्रिया, उसकी परिभाषा के बारे में, या उसकी परिभाषा के बारे में, उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि इस अपघटनीय अभिक्रिया के कौन से जो प्रकार है, 3 प्रकार, तो वो होगा उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो क्योंकि इन्हीं के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर यह विकारक टूट सकता है, या विद्युत के आधार पर टूट सकता है, या प्रकाश ऊर्जा देने पर, प्रकाश ऊर्जा देने के आधार पर टूट सकता है। तो इसके आधार पर जो अभिक्रिया के प्रकार होंगे, अपघटनीय अभिक्रिया के, वो 3 प्रकार होंगे। चलिए उनकी चर्चा करते हैं। इसमें जो पहला प्रकार आता है वो आता है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का। कौन सा आता है? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या जलीय विलयन अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह वियोजित होकर या टूटकर, वियोजित होकर नए उत्पाद का निर्माण करता है, नए उत्पाद का निर्माण करता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लिख सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं वैद्युत या विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहा हमने कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण यदि कोई पदार्थ टूटता है या वियोजित होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे इसका एक बड़ा ही जो फेमस एग्जांपल होता है वो होता है जल का विद्युत अपघटन। क्या होता है? उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण में सबसे पहला आता है जल का विद्युत अपघटन। अब देखिए, जल का विद्युत अपघटन, जल जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो H2O, जो किसमें है? जलीय अवस्था में। इसमें आप क्या कीजिए? विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत धारा। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। इसमें आ जाएगा 2H2, यहाँ आ जाएगा 2H2O। तो ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई और जल का विद्युत अपघटन हो गया। तो ये किसका उदाहरण है? जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। इसमें आप क्या कर सकते हो? देखिए, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में क्या करते हैं? NaCl, माफ कीजिएगा, NaCl जलीय अवस्था में होता है, यानी कि एक्वेटिक। इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तो हमें सोडियम आयन तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब एक बात याद ध्यान देने योग्य है, ये जलीय अवस्था में मिलते हैं और ये गैस के रूप में प्राप्त होती है। कि याद रखिए कि जब भी विद्युत अपघटन होगा, विद्युत अपघटन के दौरान जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं
वो एनोड और कैथोड पर प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? एनोड और कैथोड। क्योंकि जलीय विलीन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो एक सिरा जो है वो उसके लिए क्या करेंगे, जलीय विद्युत उसमें इलेक्ट्रोड डालेंगे। इलेक्ट्रोड में एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। जो जो उत्पाद की प्राप्ति होती है हमें वो एनोड और कैथोड पर होती है, तो वो भी बात हम लिखेंगे। यहाँ देखिए Na+ जो है सोडियम आयन कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड भाग पर प्राप्त होती है। तो ये विद्युत धारा का हुआ, इसको हम यहाँ ये बैलेंस कर देते हैं। तो ये दोनों ही विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के उदाहरण है। अब इसमें एक चीज, एक पॉइंट जो हमें नोटिस करना चाहिए वो ये है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में उत्पाद एनोड व कैथोड पर, एनोड व कैथोड सिरों पर प्राप्त होते हैं, सिरों पर प्राप्त। अब देखिए यहां अगर आपसे वो पूछता है कि जल के विद्युत अपघटन का एक चित्र बनाइए, तो वो भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बन सकते हैं क्योंकि साधारण बातें हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी होती है, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी आप आसानी से बना के दिखा सकते हो। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। देखिए तो अगर जल के विद्युत अपघटन की वो बात करता है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ये एक बीकर है, इसमें आप यहां पे इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। और इन दोनों इलेक्ट्रोड से ये एक वायर निकाल दिया हमने, और यहां एक कोई भी विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत आप लिख सकते हो बैटरी। ये बैटरी है, ये आपने कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब बैटरी जैसे आपने कनेक्ट कर दी तो इसके अंदर आप क्या करिए कि जल भर दीजिए। ये क्या हो गया? जल, H2O जल। और ये क्या हो गए? ये हो गए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इनके ऊपर आप क्या कर दीजिए, उल्टी परखनली रख दीजिए, उल्टी परखनली ये हमने इस प्रकार रख दी। अब देखोगे आप कि यहां जो बुलबुलों के रूप में गैस बनती है, यहां क्या बनती है? बुलबुलों के रूप में गैस बनती है, ठीक है। बुलबुलों के रूप में क्या बनती है? गैस बनती है। तो हाँ जी, ये माइनस हो गया और ये प्लस मान लिया हमने, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये बुलबुलों के रूप में जो गैस बन रही है वो क्या बन रही है कि ये आपकी जो है वो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, और ये आ जाएगी O2 गैस, और ये हमारा बीकर। तो ये हमारा जो चित्र है वो किसका है? जल का विद्युत अपघटन। ये जो चित्र किसका है? जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। तो इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन करवाने में हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का एक सेटअप जो है वो किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया को प्रयोगात्मक रूप से करने के दौरान। तो आपको इसको 1 नंबर में चित्र पूछ सकता है, तो अगर चित्र आता है तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हो। बड़ा ही मतलब इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बड़ा ही आसान सा एक चित्र होता है इस प्रकार। तो ये हमने बात की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया की। इसके बाद हम बात करते हैं आगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया की, या जिन्हें हम बोलते हैं कि ऊर्जा के कारण उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है। उसके बाद हम अगले प्रकार की बात करते हैं कि जो बी टाइप है अपघटन अभिक्रिया का, बी टाइप क्या होगा। तो अगला टाइप होगा उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, इसे बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है, देखिए कि जब किसी यौगिक को उष्मा प्रदान की जाती है तो वह यौगिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार की जो वियोजन अभिक्रिया है इसे हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी अपघटन अभिक्रिया,
ऐसी अपघटनी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को उष्मा ऊर्जा प्रदान करने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसमें अपघटनी या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण में देखिए क्या होता है। उदाहरण में क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करने पर, गर्म करने पर, ये देखिए डेल्टा चिन्ह लगा दिया हमने पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, डेल्टा चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एकल अभिकारक था, उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लिए, तो ये कैसी अभिक्रिया है, उसमें अपघटन अभिक्रिया है। इसमें CO2 गैस मुक्त होती है, तो ये क्या है, उसमें अपघटन अभिक्रिया है, उसमें अपघटन अभिक्रिया। इसी प्रकार एक और उदाहरण की बात करें तो लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट, उसको गर्म करने पर, उसको भी गर्म करने पर वह लेड ऑक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है, देखिए लेड ऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। ये किसका उदाहरण है, उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अंतिम और लास्ट इसकी एक और प्रकार, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के बारे में। इसी में एक अगला टाइप आता है C टाइप, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। लाइट या फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन, ये कौन सी है, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। देखिए प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर, वियोजित होकर नए पदार्थों का, नए छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आप लिख सकते हो, ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में वियोजित होकर या टूटकर, हम बोल सकते हैं टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उत्पादों का निर्माण करता है, तो
निर्माण करता है तो इसे प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है तो इसे प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे इसमें उदाहरण है 2HBr, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है उसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसको जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ते हैं तो सूर्य के प्रकाश में फोटोन होंगे E बराबर में hν। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये विघटित हो जाएगा और विघटित होकर H2 हाइड्रोजन व Br2 उत्पाद के रूप में बनाता है। हाइड्रोजन व ब्रोमाइड गैस जो उत्पाद के रूप में बनाता है। तो H2 प्लस Br2 इसमें ये बदल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन व Br2 इसमें बनती है तो ये क्या बनती है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। ठीक इसी प्रकार क्या होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो भी क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, E बराबर में hν। hν क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है। E बराबर में hν एक फोटोन की ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या होता है, ये 2Ag प्लस Br2। यहां भी क्या होता है, ब्रोमीन गैस का निष्कासन होता है। तो ये देखिए एक एकल उत्पाद प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। तो ये भी कैसी अभिक्रियाएं हैं, ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ E बराबर hν क्या है, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा, प्रकाश में उपस्थित जो कण होते हैं ऊर्जा के कण फोटोन कहते हैं उनको, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश जो होते हैं ना, प्रकाश उसमें छोटे छोटे प्रकाश के कण होते हैं जिनको हम ऊर्जा के रूप में मानते हैं कि हाँ ये एक ऊर्जा का एक घटक है, उनको हम फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश के छोटे छोटे कण जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है उन्हें फोटोन कहा जाता है। और कितनी होती है, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर में hν से दी जाती है। न्यू आवर्ती है, H प्लांक कांस्टेंट है और E का मतलब होता है ऊर्जा। तो E बराबर hν प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा को दर्शाता है। बस इतना ही याद रखना है हमें। तो ये हमने अपघटन अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ा, उसके तीनों प्रकार पढ़े कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है और ताप अपघटन प्रकाश अपघटन क्या होता है। तो ये अपघटन अभिक्रिया यहाँ पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अभिक्रिया के अगले प्रकार पर, वो देखिए क्या है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकार की। तो जो अगला प्रकार आता है वो आता है नंबर 4, मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। मंद व तीव्र अभिक्रियाएं, या हम कहते हैं ना स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। आप इन्हें ये भी कह सकते हो कि स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, तीव्र अभिक्रियाएं कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन किस प्रकार की होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आता है ए, तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं, अब तीव्र अभिक्रियाएं क्या होगी, नाम से पता चल रहा है कि जो अभिक्रियाएं बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। यानी जैसे ही आपने अभिकारकों को आपस में मिलाया वो तुरंत कुछ ही सेकंड्स में वो अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिश्रित करते ही, अभिकारकों को मिश्रित करते ही वे
तुरंत उत्पाद में बदल जाते हैं। तुरंत किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। ये सामान्यतः आयनिक अभिक्रियाएं होती है, यानी आयनों के मध्य जो होने वाली अभिक्रियाएं होती है ना, वो सामान्यतः बहुत तेज होती है, आयनिक अभिक्रियाएं होती है। ये सामान्यतः क्या होती है? आयनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, इसमें अभिकारक को उत्पाद में जो बदलने में लगा समय होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं या आयनिक तीव्र अभिक्रियाएं कहती है। और सामान्यतः ये कौन सी अभिक्रिया होती है? जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है वो सभी तीव्र अभिक्रियाएं होती है। आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? तीव्र अभिक्रियाएं होती है। उदाहरण के तौर पर बात करें, इसके उदाहरण में बात करें, उदाहरण नंबर 1। अब इसके एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया। प्रबल क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में ही पूर्ण हो जाती है। अतः यह एक तीव्र अभिक्रिया है। यह एक क्या है? यह एक तीव्र अभिक्रिया है। तीव्र अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये मिलके क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। और ये जो अभिक्रिया है वो 10⁻⁻10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। ये कैसी अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया है। और हम बात करें तो नंबर 2 पे जो आता है एग्जाम्पल आता है प्रकाश संश्लेषण। एक इसको बाद में करेंगे, पहले एक अलग एग्जाम्पल करते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है तथा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। सिल्वर क्लोराइड तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया भी क्या है? एक फास्ट रिएक्शन है। जल्दी से क्या होता है? इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है उसका श्वेत अवक्षेप बन जाता है। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हो वैसे ही सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बन जाता है। तो ये कैसा है? ये एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, श्वेत अवक्षेप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण में, तो एक और उदाहरण है नंबर 3 पे आती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी क्या होती है? एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होती है। तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण क्यों होती है? क्योंकि इसका अर्धायु काल जो होता है, अर्ध आयु काल, इसका जो अर्धायु काल होता है वो 10⁻⁻12 सेकंड के लगभग होता है। 10⁻12 सेकंड के लगभग होता है। इस कारण यह क्या होती है? यह एक तीव्र अभिक्रिया होती है। यह क्या होती है? एक तीव्र अभिक्रिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है। 6CO2 प्लस 6H2O और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल यानी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2 वह जल का निर्माण करते हैं। वह जल का निर्माण 6 ग्लूकोज ऑक्सीजन और किसका निर्माण करते हैं?
हाँ जी, हाँ, जल का निर्माण करते हैं, 6H2O जल। ठीक है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन व जल का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर जो पौधे हैं वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन वह जल बनाते हैं। और ये अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया होती है। क्या होती है? एक तीव्र अभिक्रिया होती है जिसका अर्धायु काल 10⁻⁻12 सेकंड होता है। अब यहां हम पढ़ते हैं कि अर्धायु काल क्या होता है। अर्धायु काल क्या होता है, चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु काल की परिभाषा क्या देंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में आधे अभिकारक की मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय, उत्पाद में बदलने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। इसका मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आधे अभिकारक की मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। तो हमने ये पढ़ा कि अभिकारकों की जो आधी मात्रा है वो उत्पाद में कितने समय में बदलती है, वो समय जो होगा वो क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई तीव्र अभिक्रियाओं की। अब हम बात करते हैं मंद अभिक्रियाएं क्या होती है और मंद अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंड टाइप जो इसमें वो है मंद अभिक्रिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मंद अभिक्रियाओं के बारे में। बी जो पार्ट है वो क्या है? मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में दिन, साल, महीने या वर्ष लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को उत्पाद में बदलने में दिन, महीने या साल तक लग जाते हैं, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसमें उदाहरण क्या देंगे? अब देखिए, लोहे पे जंग लगना आप सब जानते हो। लोहे पे जंग एक दिन में नहीं लगता, धीरे धीरे लगता है। लोहे पे जंग लगने में काफी टाइम लगता है और वो धीरे धीरे लगता है। तो इसमें आप उदाहरण दे सकते हो लोहे पर जंग लगना। उदाहरण में एक आ जाएगा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी अगर हम रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो क्या होगी? 4Fe + 3O2 + H2O। H2O कितने मोलिक्यूल होंगे इसके? हाँ जी, 6H2O। और इससे बनेगा Fe3O4, Fe2O3.3H2O, Fe2O3
0.3H2O, वो भी 2 मॉलिक्यूल Fe2O3 0.3H2O, ये जंग, ये क्या है, जंग है। तो जंग लगना क्या है, एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसमें बात करें तो और उदाहरण में क्या बात करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट जो होता है 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट होता है, उसको पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनने में, ठीक है, 2KCl + O2, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदलने में भी काफी टाइम लगता है। तो ये भी क्या है, एक मंद अभिक्रिया है। और बात करें, उसके बाद और उदाहरण की बात करें तो एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया से एथिल एसीटेट बनता है, CH3COO, और जल बनता है। ये अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है, ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ये हो जाएगा एथेनॉल। एसिटिक अम्ल व एथेनॉल की अभिक्रिया से एथिल एसीटेट व जल का निर्माण क्या है, एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हमने बात की स्लो रिएक्शंस या मंद अभिक्रियाओं की, अब हम इससे आगे अभिक्रिया के अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का अगला प्रकार, जो है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो अगला प्रकार होता है नंबर 5, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें आप लिख सकते हो, पहले हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये कैसे अभिक्रिया होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, परंतु उत्पाद का पुनः अभिकारक में परिवर्तन संभव नहीं होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तो क्रिया करके उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन उत्पाद का वापस अभिकारक में बदलना संभव नहीं होता। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सामान्यतः जो होती है, इसमें इन्हें साधारण तीर के निशान से दर्शाया जाता है। साधारण तीर के निशान से दर्शाया जाता है। जैसे बात करें, उदाहरण में बात करें, जैसे ईंधन का दहन। ईंधन के दहन में क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए
कि ईंधन को जलाने पर CO2 का निर्माण तो संभव है, लेकिन CO2 से पुनः ईंधन और ऑक्सीजन का निर्माण संभव नहीं है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या जिन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तथा समान परिस्थितियों में उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है, उन्हें उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका मतलब अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, और अगर सेम कंडीशन उत्पाद को दी जाए, यानी जो परिस्थितियां अभिकारक के उत्पाद में बदलने में है वही उत्पाद को दी जाए तो वो पुनः किस में बदल जाएगा? अभिकारक में बदल जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसकी परिभाषा की बात करें, क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, उत्पाद में परिवर्तित होता है तथा समान परिस्थितियों में उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है, पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? उदाहरण, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस से जो अमोनिया निर्माण है, ठीक है, N2 प्लस 3H2 2NH3, इससे यानी नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन गैस है उसमें जो अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, यानी अगर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को समान अगर हम क्रिया करवाते हैं तो उससे अमोनिया बनता है, और वही परिस्थितियां अगर अमोनिया को दी जाए तो उनसे पुनः वापस क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब इसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां वो क्या होती है? 200 atm प्रेशर और Fe उत्प्रेरक, और बात करें इसमें तापमान भी चाहिए, और 773 केल्विन तापमान, 773 केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो कंडीशंस है, सेम कंडीशंस में अगर हम अमोनिया को रख दें तो वापस वो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। अब देखिए इसमें नया क्या है कि इसमें जो तीर का निशान है वो बदल जाता है और इसे अर्ध तीर के रूप में दर्शाते हैं, अर्ध तीर के रूप में दर्शाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद के मध्य जो ये तीर का निशान है, इस प्रकार का के मध्य तीर का निशान प्रयुक्त करते हैं, अब ये तीर का निशान क्या बताता है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का निर्माण होगा, और अमोनिया से पुनः क्या बनाया जा सकता है? नाइट्रोजन व हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये दो अभिक्रियाएं एक साथ चल रही है, दो अर्ध अभिक्रियाएं एक साथ चल रही है कि आप A प्लस बी से क्या बना सकते हो? AB बना सकते हो।
और ए बी से वापस क्या बना सकते हो, ए प्लस बी बना सकते हो। तो ये दो अभिक्रिया एक साथ चल रही है और इसको इस तीर के निशान से दर्शाते हैं। उदाहरण में एक और उदाहरण की बात कर ले तो ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण की बात करें तो जो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, O2 व CO2 का परिवहन एक प्रकार की क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रक्त के द्वारा इसमें ऐसे लिखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा, रक्त में उपस्थित, हाँ जी, रक्त में उपस्थित HB हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन क्या कहलाता है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि रक्त क्या करता है, रक्त बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में ली गई ऑक्सीजन है, यानी हम फेफड़ों के माध्यम से नासा द्वार के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, वहां से रक्त जो है उस ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिका के पास, कोशिका को ऑक्सीजन प्रदान करके और वैसे CO2 ग्रहण करता है और पुनः लाता है उसको फेफड़ों में। तो ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जो पहले जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, बाद में वही उत्पाद से पुनः क्या बन रहा है, अभिकारक बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। तो ये हमने अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, अगला अभिक्रियाओं का प्रकार जो है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, देखिए इन्हें अलग अलग आधार पर पढ़ा जाता है। सामान्यतः हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के जुड़ने व उसके वियोग के आधार पर, उसके हटने के आधार पर, कि अगर ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और अगर किसी यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन के जुड़ने या हटने के आधार पर पढ़ते हैं कि अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो हम मानते हैं कि उसका ऑक्सीकरण होता है। लेकिन इसके आगे भी परिभाषाएं ऑक्सीकरण अपचयन की चलती है, क्योंकि केवल ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो जितने भी प्रकार हैं, किसके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार होता है, वो हम सभी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन धनी तत्वों के आधार पर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणी तत्वों के आधार पर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कैसे होता है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप है, इसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है ऑक्सीजन के योग तथा ऑक्सीजन के योग तथा निष्कासन के आधार ऑक्सीजन के योग तथा निष्कासन के आधार पर अभी हमने बात की कि यदि किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है या ऑक्सीजन का योग होता है, तब कहा जाता है कि उस तत्व का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और अगर उसमें से ऑक्सीजन का यौगिक है, उसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है या ऑक्सीजन निकल जाती है, तब हम कहते हैं कि उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन, पहले लिखेंगे ऑक्सीजन का योग ही, ऑक्सीजन का योग ही ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। कि ऑक्सीजन का योग ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या ऑक्सीडेशन कहलाता है। उदाहरण की बात करें,
CO2 क्या हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और CO2 यानी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, Mg प्लस O2, इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें S प्लस O2, इससे बना SO2, यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग हुआ, यानी सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये हमने सभी उदाहरण पढ़े ऑक्सीकरण के। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण से मतलब क्या है, ऑक्सीजन के योग या संयोग से, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो फिर ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास या निष्कासन क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के अंदर बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उससे मैग्नीशियम ऑक्सीजन बना, देखिए पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उससे ऑक्सीजन का निकल गया, इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक इसी तरह बात करें ये 2Mg, हाँ जी 2KClO3, इससे बना 2KCl प्लस O2, 2KCl सॉरी हाँ जी 2KCl प्लस O2। तो यहां भी देखिए क्या हुआ, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड बन गया, तो पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये हमने पढ़ा कि अपचयन किस प्रकार होता है, अपचयन किस प्रकार होता है, तो यहाँ 3 अब ये बैलेंस है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ी हमने किसके आधार पर, ऑक्सीजन के योग तथा निष्कासन के आधार पर, ऑक्सीजन के योग तथा निष्कासन के आधार पर इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के योग तथा निष्कासन के आधार पर कि हाइड्रोजन का योग होगा तो क्या होगा और निष्कासन होगा तो क्या होगा। तो देखिए जो अगला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजन के योग तथा निष्कासन के आधार पर। तो हाइड्रोजन में योग के निष्कासन के आधार पर क्या होता है, इसे देखिए हाइड्रोजन का योग, यानी अगर किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। यानी अगर किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है या योग हो रहा है तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, उदाहरण H2 प्लस Cl2, इससे बना 2HCl। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो गया, अपचयन हो गया। नंबर 1 उदाहरण। उसके बाद नंबर दूसरे उदाहरण की बात करें तो एथेन था प्लस H2 और इससे बन गया एथेन। ये एथीन था, एथीन से एथेन का निर्माण जो इसमें भी क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग हुआ। तो एथीन का एथेन में क्या हो गया, हाइड्रोजीकरण हो गया। तो इसका मतलब ये अपचयन हो गया, ये क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके उदाहरणों की अगर बात करें हम, इसमें उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 1 2H2S प्लस O2, इससे बना 2H2O प्लस S, 2H2S प्लस S। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर निकल गया, इसका मतलब सल्फर से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया।
ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो, सॉरी यहां, ठीक है, यहां आप लिख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से कौन निकल गया? हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया और केवल सल्फर बचा। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और इसमें उदाहरण की बात करें, इसमें और उदाहरण क्या है कि जब एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल CH3 CH2OH, एथेनॉल की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है उसमें क्या बनता है? एथेनॉल तथा H2 CH3 CHO प्लस H2। यहां भी देखिए हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, यहां भी हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। इसका मतलब एथेनॉल का एथेनॉल में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। एथेनॉल का एथेनॉल में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। हाइड्रोजन के योग तथा निष्कासन के आधार पर हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार होते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन के आधार पर। लेकिन अब आप ये सोचिए कि क्या सभी जो जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को और अधिक विस्तार देना या इनका और अधिक व्यापक करना आवश्यक हो जाता है। तो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं और आधार पर भी है, तो वो भी हम पढ़ते हैं। नंबर 3 जो आधार है उसके बारे में पढ़ते हैं कि अब हम अगला प्रकार पढ़ते हैं कि नंबर 3 जो टाइप है कि किस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को अलग से डिफाइन किया गया है। तो विद्युत धनी तत्वों के संयोग तथा वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, यानी अब हमें पढ़ना है कि जो विद्युत धनी तत्व होते हैं, विद्युत धनी तत्व कौन से होते हैं? जिन पर धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धनावेश। यानी जितने भी धनावेश होते हैं, धनावेश वाले तत्व होते हैं, धनावेश मतलब जैसे कैल्शियम है Ca+2, मैग्नीशियम है Mg+2, ये क्या है? विद्युत धनी तत्व है। विद्युत धनी तत्वों के संयोग यानी उनके जुड़ने के आधार पर एवं वियोजन यानी उनके हटने के आधार पर कैसे ऑक्सीकरण अपचयन होता है, तो देखिए समझते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाती है। इसका मतलब अगर किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ है और उसमें से विद्युत धनी तत्व जो है वो निकल रहा है, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां उस तत्व का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। उदाहरण की बात करें तो देखिए उदाहरण में क्या है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड था, इसमें विद्युत धनी तत्व कौन है? पोटेशियम है। विद्युत धनी तत्व कौन है? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्या होता है? K+। विद्युत धनी तत्व कौन हो गया? पोटेशियम। अब पोटेशियम ने क्या किया? पोटेशियम की जब क्लोरीन से क्रिया हुई तो पोटेशियम क्लोराइड व आयोडाइड बना, आयोडीन बना। इसका मतलब पोटेशियम से आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड से क्या हो गया? आयोडीन बना। इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम धातु यानी विद्युत धनी तत्व पोटेशियम का निष्कासन हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम धातु का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। फिर बात करते हैं कि अगली अभिक्रिया की, हाइड्रोजन सल्फाइड की जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फर बनता है। अब देखिए यहाँ पहले क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, हाइड्रोजन क्या है? विद्युत धनी तत्व है और विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बन रहा है, तो विद्युत धनी तत्व हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। उसके बाद बात करते हैं आगे कि अपचयन क्या होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का योग होता है अपचयन कहलाती है। जैसे ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, कि देखिए हमने क्या पढ़ा कि जिनमें विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है यानी निकलते हैं तो ऑक्सीकरण, तो फिर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी योग होगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्वों का योग होता है अपचयन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम एक विद्युत धनी तत्व है और इसका जब योग होता है क्लोरीन के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसका मतलब क्लोरीन के साथ जब मैग्नीशियम का योग हुआ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, यानी क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि इसके साथ विद्युत धनी तत्व मैग्नीशियम का संयोग हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया?
अपचयन हो गया। तो ये हमने विद्युत धनी तत्वों के संयोग तथा वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं, यानी जो नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनके ऊपर ऋणावेश होता है, विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं, उनके योग तथा वियोजन के आधार पर किस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है, तो वो हम पढ़ेंगे। अगला टाइप देखिए। अब हम अगला टाइप जो पढ़ते हैं, अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर। ये विद्युत ऋणी तत्व जो है उनका संयोग होगा या वियोजन होगा, इस आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे परिभाषित करते हैं। तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से संयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ विद्युत ऋणी तत्व क्या होंगे, जिन पे ऋणावेश पाया जाता है। विद्युत ऋणी तत्व कौन होंगे, ऋणावेश वाले तत्व, ऋण आवेश, यानी ऐसे तत्व जिन पे क्या पाया जाता हो, ऋणावेश पाया जाता हो, वो क्या होंगे, विद्युत ऋणी तत्व होंगे। अब उदाहरण के लिए बात करें कि कोई पदार्थ जिसमें विद्युत ऋणी तत्व संयोग करता है, यानी विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, यानी अगर किसी अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व जो है वो जुड़ता है किसी पदार्थ से, तो हम कहेंगे उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम कि जब क्लोरीन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया होती है तो उससे मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, यानी मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अब देखिए, यहाँ क्लोरीन या क्लोराइड जो है वो विद्युत ऋणी तत्व है। क्लोरीन जो है वो क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, सॉरी क्लोराइड विद्युत ऋणी तत्व है। अब क्लोराइड या क्लोरीन जो है विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण इसका संयोग किससे हो रहा है, मैग्नीशियम से, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में बदल रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि इससे विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीन का संयोग हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार विद्युत ऋणी तत्वों का जो संयोग होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका जस्ट उल्टा, यानी विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन या विरोजन जो है वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है अपचयन कहलाता है। जैसे देखिए 2FeCl3 प्लस H2, इससे बना FeCl2 प्लस HCl। फेरिक क्लोराइड जो था, देखिए उसमें क्लोरीन के 3 अणु थे, ठीक है, और 3 परमाणु थे, और इसकी जब हाइड्रोजन से क्रिया हुई तो यहाँ जो उत्पाद बना उसमें फेरस क्लोराइड बना, और फेरस क्लोराइड में केवल क्लोरीन के 2 अणु है। इसका मतलब एक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, जो इधर आ गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। इसका मतलब क्लोरीन का निष्कासन हुआ तो FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड FeCl2 में क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। तो विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर हमने अपचयन व ऑक्सीकरण को समझा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि विद्युत ऋणी तत्व या विद्युत धनी तत्व है वो ही संयोग करें। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर भी वो संभव हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके आदान प्रदान के आधार पर किस प्रकार ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। तो अगला जो हमारा जो इसमें आधार रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो पढ़ते हैं हमारा अगला। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, यानी अब हमारा जो आधार रहेगा तो वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यानी इलेक्ट्रॉन का लेना या देना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को दान करना। इस आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार होता है ये हम पढ़ेंगे। देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु, तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे उदाहरण की बात करें, ये पहला उदाहरण मैं लेता हूं कि सोडियम जो है, सोडियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो सोडियम आयन में, सोडियम धनायन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, आप जानते हो कि प्रत्येक परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन अवस्था में रहता है, उदासीन अवस्था में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर अपने आप ही क्या बढ़ जाएगा, धनावेश बढ़ जाएगा। इसका मतलब सोडियम जो परमाणु है या जो सोडियम तत्व है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन में परिवर्तित होता है। इसका मतलब सोडियम धनायन में Na का Na+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ठीक इसी प्रकार ये देखिए, फेरस जो था,
फेरस जो आयन था इसने इसकी संयोजकता थी +2, यानी इस पे आवेश था धनावेश 2, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर दिया तो एक धनावेश बढ़ जाएगा, इसका मतलब अब धनावेश बढ़कर हो गया 3। इसका मतलब फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में बदल गया और इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसका मतलब फेरस का फेरिक में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। फिर बात करते हैं क्लोराइड आयन की, कि क्लोराइड आयन, दो क्लोराइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब देखिए यहाँ क्लोराइड आयन जो है वो ऋणायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये उदासीन परमाणु में बदलेगा। किसमें बदलेगा, उदासीन परमाणु में। तो क्लोराइड आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन उदासीन परमाणु में बदल जाता है। इसका मतलब क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, ये नंबर 2 उदाहरण, ये नंबर 3 उदाहरण। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे अपचयन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपचयन कैसे होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए जब दान कर रहा था या त्याग रहा था तब तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अपचयन कब होगा, जब इसका अपोजिट यानी इसका जो विपरीत होगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन। देखिए यहाँ पे उदाहरण में बात करें, सबसे पहले क्लोरीन जो है, क्लोराइड परमाणु जो है, क्लोराइड परमाणु जो है, क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्लोराइड आयन में बदल जाता है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी कि क्लोरीन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्लोराइड आयन में बदल गया। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण को हम क्या कहते हैं, अपचयन। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयित हो गया। क्लोरीन क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयित हो गया। फिर बात करते हैं नंबर 2 उदाहरण की। तो ये है मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन ने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने का मतलब ऋणावेश में वृद्धि हो रही है। तो जो मैग्नेट आयन था उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ऊपर मैग्नेट आयन में बदल गया। क्यों, क्योंकि ऋणावेश में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहां मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण जो देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि मैग्नीशियम एक धनायन है। मैग्नीशियम क्या है, एक धनायन है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो जब धनायन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, धनायन पर किसकी है, धनावेश की अधिकता है। अब जितना धनावेश अधिक है उतने वो इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश ग्रहण कर ले तो उदासीन परमाणु में बदलेगा। यानी मैग्नीशियम जो आयन है, मैग्नीशियम धनायन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन मैग्नीशियम परमाणु में अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो यहां आप लिख सकते हो मैग्नीशियम धनायन जो है वो Mg में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो अपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो वो ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वो क्या होगा, अपचयन होगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन के त्यागने, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान यानी इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझा। तो यहां पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, कंप्लीट होती है। यहां ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं पूरी होती है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो जितनी भी हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ी है वो सभी अर्ध अभिक्रियाएं थी। देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये भी क्या है, एक अर्ध अभिक्रिया है। ये क्या है, एक अर्ध अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार यहां देखिए ये भी क्या है, एक अर्ध अभिक्रिया है। ये भी क्या है, एक अर्ध अभिक्रिया। वास्तविकता में होता क्या है, वास्तविकता में होता यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ से चलती है। कैसे, यानी कि अगर एक परमाणु या एक अणु या एक तत्व का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ठीक साथ में दूसरे तत्व का क्या होता है, अपचयन होता है। यानी ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ में चलती है रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता हो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती क्या है, इसकी परिभाषा और उदाहरण को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वास्तविकता में यही होती है, हमने जो पढ़ा है वो तो सारी अर्ध अभिक्रियाएं हैं। वास्तविकता में होता क्या है कि एक पदार्थ तो ऑक्सीकृत होता है और दूसरा क्या होता है, अपचयित होता है। अब इसमें ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ कौन होता है, अपचयित करने वाला पदार्थ कौन होता है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में। तो चलो पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया।
देखिए अब हम पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचोपचय अभिक्रिया, परिभाषा क्या होगी और उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे या अपोपचय अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम किसे कहेंगे, यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ तो ऑक्सीकृत होता है, यानी एक पदार्थ क्या होना चाहिए, ऑक्सीकृत, दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण करता है। ठीक है, यहां हुआ क्या, वास्तविक में जिंक जो था, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी जिंक आयन में, जिंक धनायन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागे थे वो कॉपर जो क्या था, कॉपर धनायन था, इस अभिक्रिया में कॉपर धनायन था, उसने ग्रहण किए और कॉपर उदासीन परमाणु में बदल गया, उदासीन परमाणु में बदल गया। इसका मतलब कॉपर धनायन का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जिंक सल्फेट में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, जबकि कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। जिंक का क्या हो गया, जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो गया, जबकि कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया का। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। अब एक और उदाहरण हमने लिया है कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो आयरन व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहां से गौर से देखिए, Fe2O3 में ऑक्सीजन था, ठीक है, इसने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया और आयरन में बदल गया, यानी Fe2O3 Fe में बदल गया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, इसने ऑक्सीजन को निष्कासन कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया। हम जानते हैं ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसका मतलब Fe2O3 का Fe में, आयरन में क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड था, केवल एक ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पाद में आके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन का इसके साथ क्या हुआ है, संयोग हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि Fe2O3 Fe में क्या हो गया, अपचयित हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से संयोग हो गया, इस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करने से दूसरा तत्व जो है वो ऑक्सीकृत या अपचयित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है। तो ये जो है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 जो पदार्थ हैं वो आपस में एक दूसरे को ऑक्सीकृत या अपचयित कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और जो ऑक्सीकारक कौन होते हैं और अपचायक कौन होते हैं। तो वो देखिए, इस पर चर्चा करते हैं आगे की वीडियो में। देखिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में मैंने लिखा है, अब इसको मैं समझा देता हूं। ये नोट क्या है, हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीकारक कौन होता है, अपचायक कौन होता है। तो इसको आप आराम से समझ सकते हो कि रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया जब होती है उसमें जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है। मतलब क्या होगा, जो पदार्थ ऑक्सीकृत होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, अपचयित होगा। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को अपचयित होने में मदद कर रहा है। इसलिए जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है वो अपचयित करने में मदद कर रहा है दूसरे पदार्थ को, इसलिए उसे अपचायक कहा जाता है। क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। इसके विपरीत जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब देखिए, जो अपचयित होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला जो है वो ऑक्सीकृत होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो संक्षेप में देखें तो अपचायक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक। इलेक्ट्रॉन देने वाला अभिकारक क्या होता है, अपचायक होता है, क्योंकि वो अपचयन में मदद करता है। और ऑक्सीकारक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अभिकारक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि वो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा,
क्यों? ये क्या करेगा? उस पदार्थ को ऑक्सीकृत करने में, ऑक्सीकृत होने में मदद कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो आप देखिए उदाहरण के तौर पर ये जो एक अभिक्रिया जो हमने अभी अभी लिखी कि जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट व कॉपर का निर्माण करता है। ये जो देखिए जिंक क्या है? जिंक अपचायक है। क्यों? क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किए और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किए? कॉपर ने किए। तो कॉपर ने तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक को अपचयित होने में मदद की, इसलिए वो क्या हो गया? जिंक हो गया अपचायक। जबकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए और इसको ऑक्सीकृत होने में मदद की, इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। तो जिंक तो हो गया अपचायक और कॉपर हो गया ऑक्सीकारक। तो ये हमने ऑक्सीकारक अपचायक की बात की। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उदासीनीकरण व उत्प्रेरक के बारे में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।